अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। ये उपाधि उनको यूं ही चापलूसी में नहीं मिली। अमित शाह जिस राज्य की चुनाव की बागडोर संभाल लेते हैं वो इसे करके दिखाते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है। हाल ही में हम सबने उनका बिहार और उसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल। किस तरह से जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कह रहे थे बिहार में भी कि मामला 50-50 है, इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी ये कह रहे थे ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है। लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है कि बिहार में भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और आज वहां पर एनडीए की सरकार है। उसके बाद पश्चिम बंगाल जैसे देश की सुरक्षा के लिए सबसे ऊपर वाला मुद्दा था, तो अमित शाह वहां ना हो ऐसा हो नहीं सकता। देश का मामला था, अमित शाह ने खुद कमान संभाली और जिस तरह से वहां घुसपैठियों पर प्रहार हुआ, बॉर्डर से तस्करी करने वालों पर प्रहार हुआ, जिस तरह से वहां अपराधियों पर नकेल कसी गई, एनआईए ने जिस तरह से वहां कार्रवाई की और बमों का जखीरा बरामद किया और फिर जिस तरह से वहां सुरक्षा बलों ने डेरा डाला, इस सब का परिणाम रहा कि लोग अपनी मर्जी से आराम से वोट डाल पाए, बीजेपी के नेता अपना प्रचार ठीक से कर पाए। जबकि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव का प्रचार तक नहीं करने दिया जाता था, उनके ऊपर हमले होते थे। ये पहला ऐसा चुनाव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुद से अपना प्रचार ठीक से कर पाए, वहीं जनता वोट डाल पाई, तो नतीजा सामने है। ठीक अब पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहां भी अमित शाह ने इसकी कमान संभाली है और जब चुनाव की कमान अमित शाह ने संभाल ली है तो आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं, अब मैं गारंटी दे सकता हूं कि निश्चित जान लिए कि भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में सरकार बनने जा रही है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। प्रचंड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अमित शाह हल्की बात नहीं करते। हालांकि आपको बता दूं कि पंजाब में जिस तरह का आंकड़ा है 117 सीटें हैं, उसमें वहां पर बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए? 59 सीट चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, जबकि 2022 के चुनाव में मात्र 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने तय किया है कि वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि वो शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर के फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, शिरोमणि अकाली दल के जो वर्तमान नेता हैं उन सब की आज की डेट में छवि खराब है। पहले ही भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हुआ था। जिस तरह से वहां सरकार बनने के बाद अकाली दल वालों ने लूट मचाई, वहां बसें उनकी चल रही थी और लोग आमतौर पे कहा करते थे कि देखिए मनाली, दिल्ली, चंडीगढ़ रूट पे ये अकाली दल के जो लीडर हैं इनकी बसें चल रही हैं, कोई टैक्स नहीं देता, सरकारी बसों को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये पैसे कमा रहे हैं। जनता में एक नैरेटिव की लड़ाई है और नैरेटिव में ही भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार रही थी और इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 117 सीटों पर आप अब देखेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, 117 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और 117 सीटों में अधिकांश सीटों पर, सारी सीटों का मुझे नहीं पता, लेकिन अकाली दल भी चुनाव लड़ेगा। और जब चुनाव लड़ेगा तो मान लीजिए वो इसमें से आधी सीट पर भी चुनाव लड़ता है, तो जिन भी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा 101% जान लीजिए वहां भारतीय जनता पार्टी का अपना वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो एक रणनीति बनाई गई है और उस रणनीति में आपको ये बता दूं, पहली रणनीति भाजपा ने ये बनाई है। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं और मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो रवनीत सिंह बिट्टू को अब राज्यसभा में नहीं भेजा जा रहा है। 21 जून के पहले वो इस्तीफा देने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो फिर आप कहेंगे कि उनको मंत्री बनाया क्यों था? उनको मंत्री इसलिए बनाया कि जब किसी लीडर को मेन बनाना हो तो पहले उसे बड़ा बनाना होता है, बड़ा बनाना होता है और एक मैसेज देना होता है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने एक सीधा मैसेज दिया कि हमारा विश्वास वहीं के जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, केवल उन तक नहीं, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है उसके लिए हमारा रिगार्ड है।
रवनीत सिंह बिट्टू उसी कड़ी का एक हिस्सा है। केंद्र में उनको तब मंत्री बनाया जब वो जीते भी नहीं, और आप सोचिए राज्यसभा भेजा उनको। यह एक अपने आप में अजीब सा उदाहरण था। रवनीत बिट्टू जिनको कांग्रेस में थे तो कांग्रेस नहीं पूछ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया। मैं खुद पंजाब के लोगों की बातें सुनता था उस समय। पंजाब के लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के लोगों को जो मान और सम्मान दिया है, चाहे हमने देखा सीएए के विरोध के समय में जिस तरह से अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे सह सम्मान और सिख परिवारों को वहां से रेस्क्यू करके लाया गया, इसकी चर्चा उस समय पूरे पंजाब में थी। मोदी जी का लुक देखिए, चाहे आप हरियाणा के नायब सिंह सैनी को देख लीजिए, चाहे आप योगी जी को देख लीजिए, ये जब भी कभी गुरुद्वारे में जाते हैं ये सर पर पगड़ी पहनते हैं जो सिखों का बाणा है। ऐसा कोई और देखते नहीं, और वो बनावटी नहीं है, हृदय से है। भाई योगी जी हैं। मेरा एक सवाल है, जो लोग सवाल उठाएं, उत्तर प्रदेश में कितने सिख कम्युनिटी के वोटर हैं? वो 1% भी नहीं है कुल आबादी का, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ लगातार गुरुद्वारे में कार्यक्रम में जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने सिर पर रखकर पगड़ी पहनने के बाद उसको इज्जत के साथ जब वो यात्रा निकालते हैं और संक्षिप्त उस यात्रा में उनको सम्मान से रखते हैं। क्यों भाई? वोट लेने के लिए थोड़ी सी वोट है, उनको खुश करने के लिए ऐसा योगी जी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिख गुरुओं का, गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी एक सनातन सांस्कृतिक धरोहर रखने वाली पार्टी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और मोदी जी तो इमरजेंसी के टाइम में जब कांग्रेस अत्याचार पूरे देश में कर रही थी विपक्षी नेताओं के ऊपर, तो मोदी जी ने छुपने के लिए जो स्थान चुना और जो वेश चुना वो सिख का था। एक आध कभी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट कोई फोटो आती है तो उसमें दिखाई देगा। और मोदी जी जिस तरह से सिख कम्युनिटी पर विश्वास करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। आप देखिए कि उनसे मिलने के लिए सिख कम्युनिटी के लोग आते हैं तो तलवार, कृपाण, कोई भी हथियार अलाउ नहीं है मोदी जी के पास अगर कोई मीटिंग में आएगा। इवन मोबाइल फ़ोन भी बाहर रखवा लिए जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो सिख ग्रंथी मिलने के लिए आए थे दिल्ली में, उनके पीएम आवास में, अपने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि इनको तलवार के साथ, कृपाण के साथ आने दिया जाए, क्योंकि ये इनके 5 निशान में से एक है। और ये अपने आप में अजीब घटना थी। सुरक्षा बलों की जो एसपीजी है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि एसपीजी के प्रोटोकॉल में ये कतई नहीं है। एसपीजी वाले मना कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मुझे मेरे सिख भाइयों पर विश्वास है। ये विश्वास ऐसे ही नहीं बनता है, इसके लिए बरसों लगते हैं। और इसी में अब अमित शाह को जो ये कमान संभाली गई है, कमान दी गई है, इस पे मैं आपको बता दूं कि यहां रवनीत सिंह बिट्टू, आपको एडवांस खबर दे रहा हूं, नोट कर लेना, कोई नहीं बोलेगा, ना बीजेपी वाले बोलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, सरकार बनने दीजिए, मुख्यमंत्री वही बनने जा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरी बात नोट कर लेना। आम आदमी पार्टी के जो अभी राज्यसभा के मेंबर 7 जो सांसद आए हैं, उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। उसमें आप देखेंगे बड़ी भूमिका यहाँ पर राघव चड्ढा की होने वाली है। और अभी और कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर वही फॉर्मूला अपनाएगी जो पश्चिम बंगाल में अपनाया। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्षशील रहे हैं पिछले 10 साल में, एक्टिव मेंबर हैं, उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा। सबका डेटा तैयार है। आपको अगर मैं पिछले चुनावों तक की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में विधानसभा के 18.5% वोट मिला था। यहां आपको बता दूं 23 विधानसभा ऐसी थी जिसमें फर्स्ट नंबर पर थी भाजपा। 5 सीटों पर हार का अंतर 5000 से कम था, 10 सीटों पर 10,000 से कम था, 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। और इसीलिए आपको बता दूं 21 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी ऐड करती है तो सरकार बीजेपी की बनेगी। और इसलिए सरकार का बीजेपी जो अमित शाह है, इनका ध्यान किस पर है आपको बता दूं, वो 38 सीट जो मजबूत हैं उन पर तो ध्यान है ही है। जो ये कम अंतर से जीती हुई 15 सीटें हैं, 10,000 और 5,000 से, ये 15 सीटें हैं,
इन 15 सीटों पर वो ऐसे प्रत्याशी को उतारेगी जो उनके मजबूत प्रत्याशी होंगे। आप मेरी बात नोट कर लेना, इस पे सबसे ज्यादा रणनीति बनाई जाएगी। बंगाल में भी अमित शाह ने यही रणनीति अपनाई थी और यहां पर यह तय किया जाएगा कि किस तरह से 117 में, आपको बता दूं, कोशिश की जा रही है। जो पहले भारतीय जनता पार्टी के, आपको बता दूं, जो चुनाव हुआ था उसमें 73 पर चुनाव लड़ी थी और 73 सीटें वो थी जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उनका कोई आधार है। तो इस बार भी फोकस जो रहेगा वो लगभग 70 सीटों पर रहेगा और 70 सीट पर जो फोकस रहने का मतलब है 70 की 70 सीटें जीतने का लक्ष्य। और अमित शाह का तय किया हुआ लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता। बस 1-2 सीट इधर उधर रहेगी। तो मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं, 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे आराम से जीत सकती है, जीतने जा रही है, जहां अमित शाह की रणनीति चलेगी। और बाकी की सीटें, उस पर वो एक तरह से कहूं तो मैं उनको सेकंड नंबर पे रखा गया है। उसमें से 10 सीटें प्लस या 10 सीटें माइनस, यानी 70 में 80 भी हो सकती है, 70 में 72-75 भी हो सकती है। यानी 70 से 80 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सीटें होने जा रही हैं पंजाब के अंदर। ये मैं आज आपको अभी बता रहा हूं, आज के आंकड़े में। और वहां मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा होने वाला है धर्मांतरण, मुद्दा होने वाला है नशा, मुद्दा होने वाला है विकास ना होना और आम आदमी पार्टी के जो वहां वादे थे वो वादा खिलाफी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये चुनाव अब अमित शाह की निगरानी में होने जा रहा है। नितिन नवीन 2 दिन के डेरे डालने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। 21-22 तारीख को ये जा रहे हैं। निकाय चुनाव अभी हाल ही में हुए थे और आपने निकाय चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी का पिछला जो चुनाव था उसमें 59 सीटें थी, इस बार 170 निकाय चुनाव में जीती, जो एक बहुत बड़ा जंप है। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार वहां बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अगर वोट प्रतिशत की बात करूं तो जैसा मैंने कहा आपको 18.65 ये जो प्रतिशत रहा है 2024 का, अगर मैं बात करूं 2022 का तो 6% वोट था, 24 में बढ़कर वो 18.6% हो गया। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 12% वोट बढ़ा, आज की डेट में कितना बढ़ गया होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं कि अमित शाह जीत की गारंटी है, सरकार बनाने की गारंटी है। और यहां भी आप देखेंगे SIR होगा, फिर से यही विपक्षी पार्टी के नेता आपको रोते हुए दिखाई देंगे। और यहां BSF एक्टिव होगी, नशाखोर की गिरफ्तारियां होंगी, कुछ ED की रेड होंगी, कुछ CBI की रेड होंगी, कुछ अपराधी गिरफ्तार होंगे और गुंडा मवाली पकड़े जाएंगे। और जो बंगाल में हुआ, सेंट्रल फोर्स की भारी तैनाती ये की जाएगी और उसके बाद नकेल कसी जाएगी ऐसे लोगों पर जो जबरन वोट डालने से रोकते हो या लालच दे करके लोगों को खरीदने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप पार्टी ने बहुत पैसा कमाया है। तो बहरहाल सरकार पंजाब में बनने जा रही है, ये मैं अभी घोषणा करता हूं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम, सत श्री अकाल।